वेलकम फ्रेंड्स। इस सेशन में हम पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इस टॉपिक पे ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस सेशन में आपके पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इस टॉपिक रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों, पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. They decided to dissolve the firm on 31st March 2021, on which date their balance sheet was as under. तो यहाँ पे पार्टनरशिप डिसॉल्व होने वाली है ऑन 31st March 2021 और उस डेट पे ये फर्म का बैलेंस शीट है। यहाँ पे अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट्स मिलेंगे लायबिलिटी में, एंड क्रेडिटर्स एंड इनकम टैक्स। दीज आर दी टू आउटसाइड लायबिलिटी अपार्ट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट्स। और असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स एंड कैश बैलेंस। ओके, तो ये फर्म का बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट के बाद हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि द असेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। असेट्स वर रियलाइज्ड ऑन 10th अप्रैल, 25th अप्रैल एंड 14th मई। तो अलग अलग डेट पे असेट रियलाइज्ड हुए। असेट रियलाइज्ड हुए मतलब हमने असेट बेच के ये पैसे मिले हैं फर्म को। ओके, इसे हम रियलाइजेशन ऑफ असेट्स कहते हैं। वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक इज दैट कि ये जो टॉपिक है पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ये बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिलेटेड है। और हम जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमें सारे जो असेट्स है फर्म के, वो असेट्स बेचने हैं। और असेट बेच के जो भी पैसा आता है वो पैसा हमें लायबिलिटीज में बांटना होता है, लायबिलिटीज पे आउट करनी होती है। तो इसके लिए हमें एक ऑर्डर भी फॉलो करना होता है। उस ऑर्डर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ये जो टॉपिक है पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ये टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पे असेट रियलाइज होंगे और हमें लायबिलिटीज पे करनी है। अभी क्वेश्चन आगे कहता है हमें कि प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर सरप्लस कैपिटल मेथड। तो जैसे कि इस टॉपिक का टाइटल ही है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ओके, यही टाइटल है ना इस टॉपिक का। और यहाँ पे हमें ये जो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश है, ये दिखाने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है, और उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ये स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। तो ये फॉर्मेट आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉलम्स है, और कॉलम की साइज अलग अलग है। इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या कहता है वो समझते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर सरप्लस कैपिटल मेथड। तो हमें ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है एज पर सरप्लस कैपिटल मेथड। ओके, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें दो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होंगे। एक तो ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, और दूसरा स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। ओके, उसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें जो ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, इसका फॉर्मेट आपके सामने है। दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे साथ ही सॉल्व कीजिए। इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और ये फॉर्मेट बनाइए, और मेरे साथ ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। क्योंकि अगर मेरे साथ आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश है। इसमें फर्स्ट कॉलम जो है वो फर्स्ट कॉलम होता है डेट के लिए। तो यहाँ पे हमें डेट लिखनी है। सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर्स मतलब डिटेल्स लिखने हैं कि इस डेट पे हमने क्या ट्रांजेक्शन किया है। और थर्ड कॉलम होता है कैश के लिए। तो दोस्तों, ये जो तीन कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर्स एंड कैश, ये तीनों कॉलम आपको हर किसी क्वेश्चन में प्रिपेयर करने ही होंगे, क्योंकि ये तीन कॉलम कॉमन है। मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन हो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश रिलेटेड, ये तीन कॉलम आपको प्रिपेयर करने ही है, डेट, पर्टिकुलर्स एंड कैश। अभी जो रिमेनिंग कॉलम्स है इस स्टेटमेंट में, हमें रिमेनिंग कॉलम्स भी तो प्रिपेयर करने हैं। तो ये रिमेनिंग कॉलम्स जो है, ये कॉलम डिपेंड करते हैं कि लायबिलिटीज कितने हैं। मतलब रिमेनिंग कॉलम्स डिपेंड ऑन द लायबिलिटीज। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन देखना होगा, और क्वेश्चन में देखना होगा कि हमारी क्या क्या लायबिलिटीज है। क्योंकि पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने डेट, पर्टिकुलर्स और कैश, ये तीन कॉलम तो बनाई है। अभी रिमेनिंग कॉलम के लिए हमें
ये बैलेंस शीट देखना है और कितनी लायबिलिटीज है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें वो कॉलम बनाने हैं। तो आप यहाँ करंट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स है, क्रेडिटर्स है और इनकम टैक्स है। तो दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमें सारे असेट्स बेचने हैं, और असेट बेच के जो भी पैसा आ रहा है वो पैसा हमें लायबिलिटीज में पे करना है। तो लायबिलिटीज पे करने के लिए हमें एक ऑर्डर फॉलो करना होता है। मतलब कि देखो, जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो ऑब्वियसली उसके पीछे एक रीजन ये भी होता है कि फर्म कंटिन्यूअसली लॉसेस में है, और जब फर्म लॉसेस में होती है तो जो भी क्रेडिटर्स होते हैं या जो भी लायबिलिटीज होती है, आउटसाइड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग पार्टनर, उन्हें अपना पैसा पहले वापस चाहिए रहता है। तो हर कोई बोलेगा कि मेरा पैसा पहले वापस करो, मेरा पैसा पहले वापस करो। तो अगर एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना इसकी वजह से, तो इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ही इसका ऑर्डर ऑफ पेमेंट दिया गया है। तो पहले हम ऑर्डर ऑफ पेमेंट समझते हैं। ऑर्डर ऑफ पेमेंट मतलब हमें किस सीक्वेंस में पेमेंट करना है। तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 लायबिलिटीज आर पेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, इसी ऑर्डर में हमें पेमेंट करना है, मतलब इसी सीक्वेंस में पेमेंट करना है। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में आप देख सकते हैं कि पहला जो नंबर है वो है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जिसे कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आते हैं ऑल काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज, टैक्सेस, ये सब आता है। गवर्नमेंट ड्यूज मतलब टैक्सेस, फाइन वगैरह होते हैं ना, उसे हम गवर्नमेंट ड्यूज कहते हैं। तो वो पे करना है, मतलब सीक्वेंस में पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसके बाद कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अगर कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है तो वो पहले पे करनी है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद। उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। देखो दोस्तों, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्हें हमने कुछ सिक्योरिटी दी होती है। ओके, तो उन्हें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, लोन टेकन फ्रॉम द वाइफ ऑफ पार्टनर, ये सब आते हैं इसमें। ये सब हो गए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उसके बाद है पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने ही फर्म को लोन दिया है तो उसका पेमेंट सेकंड लास्ट नंबर पे होगा, और सबसे आखिर में हमें पे करना है पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल सबसे आखिर में पे होता है। तो दोस्तों आपको ये जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपको लर्न करना है, और इसे पक्का माइंड में रखिए कि हमें इस ऑर्डर में ही पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ पेमेंट, हमें इसी ऑर्डर में पेमेंट करना है, राइट। अभी जो करंट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हमें कैसे पेमेंट करना है, सीक्वेंस। तो जैसे कि हमने देखा पार्टनर्स का जो कैपिटल है, वो कैपिटल तो सबसे आखिर में पेड होगा, क्योंकि पार्टनर्स ही तो ओनर है फर्म के, और पार्टनर्स ने ही इस पार्टनरशिप फर्म को डुबाया रहेगा, इसीलिए ऐसा समझ कर हम उनका पेमेंट सबसे आखिर में करते हैं। ठीक है, तो अदर देन पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिटर्स और इनकम टैक्स है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले हमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करनी है या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। बट ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस नहीं है, मतलब उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि देर आर नो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो उसके बाद नंबर आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, और हमने डिस्कस किया कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आते हैं गवर्नमेंट ड्यूज, और ये जो इनकम टैक्स है, ये इनकम टैक्स है गवर्नमेंट ड्यू। मतलब ये जो करंट क्वेश्चन है, प्रेजेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें सबसे पहले इनकम टैक्स पे करना होगा, बिकॉज एज पर दी ऑर्डर ऑफ पेमेंट इनकम टैक्स ही आता है ना, तो वो इनकम टैक्स पे करना है। उसके बाद आएंगे कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी, तो नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी नहीं है। और उसके बाद आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ये क्रेडिटर्स आएंगे। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इनकम टैक्स पे करना है, उसके बाद क्रेडिटर्स पे करने हैं, और सबसे आखिर में पार्टनर्स का कैपिटल पे करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि थर्ड पार्टी लायबिलिटीज कौन कौन सी है, और उन्हें किस ऑर्डर में हमें पेमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो क्लियर हो गया है ना कि पहले हमें इनकम टैक्स पे करना है, उसके बाद क्रेडिटर्स, और उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स। तो ये पहले डिसाइड करना जरूरी है, क्योंकि
अगर आप ये डिसाइड करते हैं पहले कि हमें सबसे पहले क्या पे करना है, तो आप यहाँ पे उसका मतलब उस लायबिलिटी के लिए कॉलम बनाएंगे। तो जैसे कि हमने देखा करंट क्वेश्चन में क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, सॉरी इनकम टैक्स एक लायबिलिटी है और क्रेडिटर्स दूसरी लायबिलिटी है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। बट उसमें हमें सबसे पहले इनकम टैक्स पे करना है और इनकम टैक्स का पेमेंट होने के बाद ही हमें क्रेडिटर्स पे करने हैं। तो इसलिए हमने देखो दोस्तों फर्स्ट थ्री कॉलम्स, जैसे कि मैंने बोला था इनिशियली, फर्स्ट थ्री कॉलम्स आर कॉमन। ये पहले तीन कॉलम डेट, पर्टिकुलर और कैश, हर किसी क्वेश्चन में हमें ये बनानी है। उसके बाद हम इनकम टैक्स का कॉलम बना रहे हैं, उसके बाद क्रेडिटर्स, क्योंकि ये ही दो आउटसाइड लायबिलिटी है। और उसके बाद हमें पेमेंट करना है कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल का। और हम जानते हैं कि पार्टनर्स ए, बी एंड सी, ये तीनों पार्टनर है। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इस तरह से प्रिपेयर करना है पहले। तो देखो देखो, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट डिपेंड होता है लायबिलिटीज पे, कि लायबिलिटीज कितनी है आउटसाइड लायबिलिटी। अगर जस्ट इमेजिन कीजिए कि इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स और क्रेडिट के साथ साथ बैंक लोन भी होता, तो हमें बैंक लोन के लिए भी अलग से कॉलम बनाना होता ना। तो देखो दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के कॉलम लायबिलिटीज पे डिपेंड होते हैं। ये तो क्लियर हुआ अभी, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे देखो, ये जो ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर भी डिसाइड हुआ है। देखो दोस्तों, कि पहले हमें इनकम टैक्स पे करना है, उसके बाद क्रेडिटर्स और उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स, राइट। अभी ये स्टेटमेंट प्रिपेयर होने के बाद हमें इनिशियली इसमें जो बैलेंसेस है, कि कैश का क्या बैलेंस है, इनकम टैक्स, क्रेडिटर्स और कैपिटल अकाउंट के क्या बैलेंस है, वो बैलेंस एज पर बैलेंस शीट एज इट इज लिखने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में इनकम टैक्स 5,000 है, क्रेडिटर्स 10,000 और कैपिटल अकाउंट 60,000, 48,000 एंड 30,000। तो इस तरह से हमें लिखना है। और हमने एक कॉलम ये भी बनाए हैं कैश का। तो कैश आप देख सकते हैं, बैलेंस शीट में कैश है 11,000 रुपीज। तो वो कैश भी हम रिकॉर्ड करेंगे। और इसके साथ ही हमें डेट भी रिकॉर्ड करना है। तो डेट कौन सा लिखना है, देखो दोस्तों, जो भी डिसोल्यूशन का डेट है वही लिखेंगे हम इनिशियली। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है कि दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 को ये फर्म डिसॉल्व होने वाली है, इसीलिए हम पहले डेट लिखेंगे 31 मार्च 2021 और उसके बाद पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी बैलेंसेस है एज पर बैलेंस शीट वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा, कैश बैलेंस है 11,000, उसके बाद इनकम टैक्स 5,000 और क्रेडिटर्स 10,000, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कैश बैलेंस असेट साइड पे दिया है 11,000, इनकम टैक्स 5,000, क्रेडिटर्स 10,000 और इसके अलावा कैपिटल अकाउंट से 60,000, 48,000 एंड 30,000। तो ए का कैपिटल 60, बी का 48 एंड सी का 30,000, राइट। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में हमें बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट रिकॉर्ड करनी है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अभी इसके बाद हमें पेमेंट करना है, मतलब कैश डिस्ट्रीब्यूट करनी है। देखो, ये जो स्टेटमेंट है, इसका पर्पस ही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इन पीसेस। पीसेस मींस इन पार्ट्स। देखो, इसे हम पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी कैश पार्ट्स में अवेलेबल होती है, पार्ट्स में, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्ट या पीसेस। ओके, तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। दोस्तों, इस टॉपिक रिलेटेड बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है, उस रिलेटेड मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको अगर इन डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए इस टॉपिक के लिए। ओके, अभी करंट क्वेश्चन में देखिए, हमने बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट ली है और हमारे पास अभी कैश है 11,000। अभी दोस्तों देखो, जब भी हम कैश डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो आपको एक चीज याद रखनी है। जब भी आपके पास कैश अवेलेबल होती है, तो आपको पहले कैश डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, उसके बाद ही अलग डेट का ट्रांजेक्शन लेना है। तो यहाँ पे हमने डेट ली है 31 मार्च 2021। उसके बाद इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट एक्टिविटी हुई है, वो हुई है 10th अप्रैल को। ओके,
तो 31 मार्च 2021 के बाद सीधा 10 अप्रैल ये डेट आने वाली है, क्योंकि उस डेट पे फर्स्ट रियलाइजेशन हुआ है और उससे हमें 10,000 अवेलेबल होने वाले हैं। बट उससे पहले ये जो कैश है हमारे पास 11,000, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू लैबिलिटी हमें इनकम टैक्स पे करना है सबसे पहले, क्योंकि ये थर्ड पार्टी लैबिलिटी है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, तो इन्हें पे करना होगा। तो ऑन द सेम डेट हम इनकम टैक्स पे करेंगे। तो पर्टिकुलर में देखो ऐसे वर्डिंग होगा, लेस पेड इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स की अमाउंट कितनी है देखो तो दोस्तों यहाँ पे 5,000। तो हम कैश कॉलम से 5,000 ही पे करेंगे ना, तो इसीलिए कैश कॉलम से हम यहाँ पे -5,000 दिखाएंगे। क्यों -5,000? क्योंकि हम 5,000 रुपीज ही पे करने जा रहे हैं। ठीक है। और एट द सेम टाइम, हाँ ये कैश कॉलम में लिखा, इसके साथ ही हमें इनकम टैक्स कॉलम में भी 5,000 रुपीज लिखना है, क्योंकि हम ये जो 5,000 रुपीज कैश है, ये पेड किसे कर रहे हैं? तो ये 5,000 रुपीज हम पे कर रहे हैं इनकम टैक्स के लिए। तो इनकम टैक्स कॉलम में से भी 5,000 रुपीज माइनस होंगे। ठीक है। अभी हम क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट नहीं कर रहे, कैपिटल को भी पेमेंट नहीं कर रहे, तो इसलिए क्रेडिटर्स और ये जो कैपिटल अकाउंट है वहां पे अमाउंट डैश लिखेंगे हम, क्योंकि हम वहां पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हम 5,000 रुपीज कैश पे कर रहे हैं, तो 11,000 रुपीज -5,000, हमारे पास कैश बैलेंस बचेगा 6,000 रुपीज का। ठीक है। तो ये कैश बैलेंस हो गया 6,000। उसके बाद इनकम टैक्स हमने पे किया है, इनकम टैक्स लायबिलिटी थी 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज टोटल पेमेंट हुआ है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स लायबिलिटी अब नील हो गई, क्योंकि हमने इनकम टैक्स पूरा का पूरा पे कर दिया है। उसके बाद देखो दोस्तों, क्रेडिटर्स का कॉलम है। क्रेडिटर्स को हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, इसलिए क्रेडिटर्स का बैलेंस एज इट इज आएगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट से ए का 60, बी का 48 एंड सी का 30,000। ओके। तो यहाँ पे हमने ये सेकंड स्टेप किया, जिस स्टेप में हमने इनकम टैक्स का पेमेंट किया है। ठीक है। पहले तो बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट लिए, उसके बाद इनकम टैक्स पे कर दिया। ठीक है। अभी इनकम टैक्स का पेमेंट होने के बाद भी हमारे पास 6,000 रुपीज कैश अवेलेबल है। राइट। तो एज पर ऑर्डर ऑफ पेमेंट इनकम टैक्स के बाद हमें पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को। तो ये जो 6,000 रुपीज है, ये टोटल पेमेंट हम क्रेडिटर्स को करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स की जो लायबिलिटी है, टोटल लायबिलिटी ये 10,000 रुपीज है, और हमारे पास अभी सिर्फ 6,000 रुपीज ही अवेलेबल है। तो हम इसे क्रेडिटर्स को पे करते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में हम ऐसा लिखेंगे वर्डिंग, लेस पेड टू क्रेडिटर्स, और यहाँ से माइनस होंगे 6,000 रुपीज। राइट। और इनकम टैक्स तो नील हो चुका है, इसलिए वहां पे कुछ पेमेंट नहीं दिखाएंगे। और ये जो 6,000 रुपीज कैश है, ये कैश हम किसे पे कर रहे हैं? तो हम ये पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स कॉलम में से 6,000 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी हम पार्टनर्स को कुछ भी पेमेंट नहीं करने जा रहे हैं, तो पार्टनर्स कॉलम में डैश डैश ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे ये 6,000 रुपीज पे करने के बाद हमें बैलेंसेस मिलेंगे। तो कैश बैलेंस नील होगा, क्योंकि जितना भी 6,000 कैश था हमने पे कर दिया। उसके बाद इनकम टैक्स भी नील है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है। अभी यहाँ पे क्रेडिटर्स में हमने 10,000 रुपीज लायबिलिटी में से 6,000 रुपीज पे किए, तो 10,000 माइनस 6,000 गिव्स अस 4,000 रुपीज। मतलब क्रेडिटर्स की अभी 4,000 रुपीज लायबिलिटी है, उन्हें सिर्फ अभी 4,000 रुपीज ही पे करना है। और कैपिटल अकाउंट एज इट इज रहेंगे, 60,000, 48,000 एंड 30,000। ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी इस सिचुएशन पे है कि हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, देर इज नो कैश विथ अस। इस सिचुएशन में क्या करना है? हमें नेक्स्ट रियलाइजेशन लेना है। ओके। तो अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्लियरली लिखा है द असेट्स वेयर रियलाइज्ड एज फॉलोज। तो रियलाइजेशन की डेट है 10 अप्रैल 2021। फर्स्ट रियलाइजेशन एंड अमाउंट फ्रॉम फर्स्ट रियलाइजेशन इज 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज यहाँ पे हमें मिल रहे। तो फर्स्ट रियलाइजेशन लेंगे, डेट 10 अप्रैल 2021। सो 10 अप्रैल 2021, पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे फर्स्ट रियलाइजेशन, और अमाउंट अवेलेबल फ्रॉम फर्स्ट रियलाइजेशन इज 10,000 रुपीज।
ठीक है, यहाँ पे हमें 10,000 रुपीज अवेलेबल हुए। तो अगेन हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर ऑर्डर ऑफ पेमेंट। और ऑर्डर हमने लिखा है यहाँ पे, इनकम टैक्स पे करना है, उसके बाद क्रेडिटर्स, इनकम टैक्स ऑलरेडी पे हो चुके हैं और क्रेडिटर्स को हमें 4,000 रुपीज पे करना है। तो एट दिस मोमेंट हम ये जो 4,000 रुपीज है क्रेडिटर्स की लायबिलिटी, पूरी लायबिलिटी पे कर सकते हैं। तो ये जो 10,000 रुपीज कैश अवेलेबल हुई है, इसमें से हम क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे। इसलिए पर्टिकुलर्स कॉलम में वर्डिंग करना है लेस पेड टू क्रेडिटर्स, और यहाँ पे अमाउंट आएगी 4,000, क्योंकि हमें 4,000 रुपीज ही पे करने हैं ना क्रेडिटर्स को। तो 10,000 माइनस 4,000 करेंगे। इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी पे ऑफ हो चुकी है। उसके बाद क्रेडिटर्स कॉलम में लिखेंगे 4,000, क्योंकि हम ये जो 4,000 रुपीज है ये कैश कॉलम में से सब्ट्रैक्ट किए हुए ये हम क्रेडिटर्स को ही तो पे कर रहे हैं, इसलिए उस कॉलम में ये भी आएगा। बट ये जो कैपिटल अकाउंट के कॉलम्स है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम अभी कैपिटल रिपेमेंट कर ही नहीं रही है। ठीक है, तो इसके बाद अगेन हमें बैलेंसेस रिकॉर्ड करने हैं, क्योंकि 10,000 में से हम 4,000 रुपीज पे कर रहे हैं। यहाँ पे बैलेंस आएगा 6,000 रुपीज, मतलब कैश अवेलेबल इज 6,000। इनकम टैक्स लायबिलिटी नील है, और अभी क्रेडिटर्स की लायबिलिटी भी नील हो गई। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने थर्ड पार्टी लायबिलिटीज पे कर दी है। अभी इसके बाद जो बैलेंसेस है वो है पार्टनर्स कैपिटल के। कैपिटल ए का 60, बी का 48 एंड सी का 30,000। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमारे पास 6,000 रुपीज कैश अवेलेबल है, और हमने सारे थर्ड पार्टी लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया है। मतलब जो भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी या जिसे हम आउटसाइड लायबिलिटी कहते हैं, वो पेमेंट हो चुका है। सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स पे करने हैं, पार्टनर्स के कैपिटल पे करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो तीन पार्टनर है ए बी एंड सी, इन तीनों में से ये 6,000 रुपीज किसे पेमेंट करना चाहिए पहले। क्योंकि देखो पार्टनर्स भी तो कहेंगे ना कि मेरा पैसा सबसे पहले वापस मुझे मिलना चाहिए, मेरा पैसा मुझे सबसे पहले वापस मिलना चाहिए। तो हर कोई पार्टनर चाहेगा कि उसका पहला उसका पैसा उसे पहले वापस मिले। ओके, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो अगेन इसके लिए सॉल्यूशन हमें दिया गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। पार्टनरशिप एक्ट में ही दिया है। अभी जिसका जिक्र इस क्वेश्चन में आया, देखो एट द एंड ये यहाँ पे क्वेश्चन कहता है ना कि प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर सरप्लस कैपिटल मेथड। मतलब ये जो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश करना है हमें, ये करना है एज पर सरप्लस कैपिटल मेथड। तो दोस्तों देखो बेसिकली ये जो पार्टनर्स का कैपिटल रिपेमेंट करना होता है ना, इसके लिए ये सरप्लस कैपिटल मेथड यूज होती है। बेसिकली यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं, एक है सरप्लस कैपिटल मेथड और दूसरी होती है मैक्सिमम लॉस मेथड। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एज पर सरप्लस कैपिटल मेथड। तो ये जो सरप्लस कैपिटल मेथड है, इस मेथड में हम पार्टनर का सरप्लस कैपिटल फाइंड करते हैं। ओके, तो सरप्लस कैपिटल फाइंड करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना होता है कि किस पार्टनर का सरप्लस कैपिटल आ रहा है। क्योंकि जिस पार्टनर का सरप्लस कैपिटल आ रहा होता है उसे हमें सबसे पहले पेमेंट करना होता है। ओके, तो दोस्तों वन मोर टाइम मैं ये जो स्टेप है, ये जो सिचुएशन है, इसके बाद क्या करना है वो एक्सप्लेन करता हूं वन मोर टाइम। ध्यान से सुनिए। देखो इस स्टेप पे अभी जो हम जहां पे है, जिस सिचुएशन पे है, वहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैश अवेलेबल है 6,000 रुपीज, और हमने थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज लाइक इनकम टैक्स, क्रेडिटर्स, ये जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इनका पेमेंट कर दिया है। सिर्फ अभी हमें पार्टनर्स का कैपिटल पे करना है, और पार्टनर्स कैपिटल रिपेमेंट करने के लिए अगेन क्वेश्चन आता है कि ये जो कैश अवेलेबल है 6,000, ये सबसे पहले किसे पेमेंट करना है ये 6,000 रुपीज का। क्योंकि हर कोई पार्टनर चाहेगा ना कि मेरा पेमेंट सबसे पहले होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर हमें कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना कि ये बोलेगा मेरा पैसा पहले दो, बी बोलेगा मेरा, सी बोलेगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं हो, इसलिए हमें क्वेश्चन में ही बोला है कि वी हैव टू फॉलो अ सरप्लस कैपिटल मेथड। और ये जो सरप्लस कैपिटल मेथड है, इस मेथड में हम पार्टनर का सरप्लस कैपिटल फाइंड करते हैं, और जिस पार्टनर का सरप्लस कैपिटल होता है उसे हम सबसे पहले पेमेंट देते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल,
तो ये अलग से हमें प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट देख सकते हो, टाइटल है स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में 4 कॉलम है, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। देखो ये कॉलम डिपेंड करते हैं पार्टनर्स पे कि कितने पार्टनर है। अगर 4 पार्टनर है तो पर्टिकुलर का एक कॉलम बनेगा और उसके अलावा 4 कॉलम बनेंगे 4 पार्टनर्स के लिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही पार्टनर है, ए बी एंड सी। ठीक है, इतने तीनों ही पार्टनर है ना इस क्वेश्चन में। तो हमने यहाँ पे पर्टिकुलर्स ए बी सी ऐसे कॉलम बनाए। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मेट बनाना है स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल का। देखो दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट अलग से हम बनाने जा रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट दिस स्टेटमेंट हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि पेमेंट किसको करना चाहिए, किस पार्टनर का पेमेंट होना चाहिए। ओके, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, इसमें क्या करना है, अभी पहले स्टेप में बैलेंसेस लेना है, बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट। ये स्टेटमेंट में सबसे पहले बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट। और जैसे कि आप जानते हैं, एज पर बैलेंस शीट ए का कैपिटल 60,000, बी का 48 एंड सी का 30,000 रुपीज है, राइट। तो यहाँ पे हम ए का कैपिटल लेंगे 60,000, बी का 48,000 एंड सी का 30,000। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है कि पार्टनर का सरप्लस कैपिटल फाइंड आउट करना, और जिस पार्टनर का सरप्लस कैपिटल होगा उसे सबसे पहले पेमेंट होगा। तो यहाँ पे वो सरप्लस कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमें लेना है बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट, मतलब जो भी कैपिटल बैलेंसेस है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें लिखना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर, मतलब ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, बी का क्या है, सी का है। तो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2:1। आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्लियरली दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो में वो प्रॉफिट लॉस शेयर करते, तो ये रेशियो हो गया 3:2:1। मतलब इसमें ए का शेयर 3, बी का 2 और सी का 1 का है। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो हमें यहाँ पे लिखना है सेकंड स्टेप में। ये स्टेटमेंट है स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। इसमें ए का 3, बी का 2 एंड सी का 1, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, यहां तक तो इजी स्टेप है। इसके बाद हमें थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करना है कैपिटल पर यूनिट। ये जो स्टेप है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, इस स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कैपिटल पर यूनिट। तो ये कैपिटल पर यूनिट कैलकुलेट कैसे होता, कैसे है? तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 डिवाइडेड बाय स्टेप नंबर 2 करना है। मतलब ये जो स्टेप नंबर 1 नंबर दिया है ना हमने, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 ऐसे दिया, तो 1, ये स्टेप नंबर 1 में जो अमाउंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए का जो कॉलम है, ए के कॉलम में स्टेप नंबर 1 में अमाउंट है 60,000। इसे हमें डिवाइड करना है स्टेप नंबर 2 से। स्टेप नंबर 2 मतलब उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो स्टेप नंबर 2 में नंबर है 3। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, 60,000 को 3 से डिवाइड करना है। तो अगर हम 60,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें कैपिटल पर यूनिट मिलेगा। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3, 6 3 2 जा 6, तो ये कैपिटल कितना आएगा, 20,000। ओके दोस्तों, ध्यान से समझना ये स्टेप। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो कैपिटल है, कैपिटल बैलेंस है, उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से डिवाइड कर रहे हैं, उसी पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। क्योंकि ए का कैपिटल 60,000 है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3 है, तो 60,000 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिला कैपिटल पर यूनिट। और इस केस में कैपिटल पर यूनिट आ रहा है 20,000। ठीक है, सेम बी के केस में भी हमें कैपिटल पर यूनिट फाइंड करना है। तो बी का कैपिटल 48,000 है, 48,000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो 48,000 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स अस 24,000। तो बी का कैपिटल पर यूनिट आ गया 24,000। ठीक है, उसके बाद सी है, सी का कैपिटल है 30,000 और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1। अगर 30,000 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 30,000। ओके,
तो ये जो थर्ड स्टेप है, इस स्टेप में हमें कैपिटल पर यूनिट मिले हैं पार्टनर्स के। और ये हमने कैसे कैलकुलेट किए कैपिटल पर यूनिट? जो भी कैपिटल बैलेंसेस थे उसे हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड किया। कैपिटल बैलेंस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिव्स अस कैपिटल पर यूनिट। ये होगी दोस्तों थर्ड स्टेप। ओके, थर्ड स्टेप के बाद वन मोर इंपॉर्टेंट स्टेप इज फोर्थ स्टेप। और फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है? देखो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर्स में फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है? टेक लोएस्ट कैपिटल पर यूनिट एज अ बेस। मतलब ये जो कैपिटल पर यूनिट हमने कैलकुलेट किए हैं ना, ए का कैपिटल पर यूनिट कितना है? 20,000, बी का 24,000 और सी का 30,000, राइट? तो ये जो कैपिटल पर यूनिट हमने कैलकुलेट किए हैं, इस कैपिटल पर यूनिट में सबसे लोएस्ट कैपिटल पर यूनिट किसका है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 20,000 है, मतलब ए का जो कैपिटल पर यूनिट है वो सबसे कम है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, फोर्थ स्टेप में हमें क्या लेना है? टेक लोएस्ट कैपिटल पर यूनिट एज अ बेस। मतलब लोएस्ट कैपिटल जो सबसे कम कैपिटल पर यूनिट है उसे हमें एज अ बेस लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए का कैपिटल पर यूनिट है 20,000, बी का 24 और सी का 30। मतलब ए का कैपिटल पर यूनिट जो है वो कैपिटल पर यूनिट सबसे कम है, सबसे लोएस्ट है। ओके, तो फोर्थ स्टेप में क्या करना है हमें? टेक लोएस्ट कैपिटल पर यूनिट एज अ बेस एंड मल्टीप्लाई इट बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए का जो ये 20,000 कैपिटल पर यूनिट है ये लेना है, और इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे हर किसी पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। ओके, तो कैसे होगा? देखो दोस्तों, अभी ए के केस में क्या होगा? ए का ही कैपिटल पर यूनिट जो है वो सबसे कम है, 20,000 है। तो ये लेंगे और इसे क्या करना है? देखो दोस्तों, यहाँ पे आप ब्रैकेट में भी देख सकते हो, मैंने लिखा है कि स्टेप नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय एज कैपिटल पर यूनिट। तो स्टेप नंबर 2 में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखेंगे ना, लिखे हैं सारे। तो उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मल्टीप्लाई करना है कैपिटल पर यूनिट से, क्योंकि यहाँ पे एज ए का कैपिटल पर यूनिट लोएस्ट है, तो हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय एज कैपिटल पर यूनिट। तो ए के केस में क्या होगा? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जो भी लोएस्ट कैपिटल पर यूनिट है वो एज अ बेस लेना है और उससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली स्टेप नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल पर यूनिट, लोएस्ट कैपिटल पर यूनिट, तो ये है ए का। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 20,000। तो 3 को अगर 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे या 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 60,000 रुपीज मिलेंगे हमें। ठीक है, ये हो गया ए के केस में। ये जो फोर्थ स्टेप पे नंबर आया है वो आया 60,000 रुपीज। अभी बी के केस में क्या होगा? देखो दोस्तों, बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2 और लोएस्ट कैपिटल पर यूनिट 20,000। तो इस 20,000 से मल्टीप्लाई करना है 2 को। ओके, 24,000 से नहीं करना है दोस्तों। देखो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे मिस्टेक कर देते हैं कि ये जो 24,000 है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। लोएस्ट कैपिटल पर यूनिट जो है उस लोएस्ट कैपिटल पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 20,000 multiplied by 2 will give us 40,000। ओके, तो बी का जो फोर्थ स्टेप में जो नंबर आया है ये आया है 40,000। ठीक है, उसके बाद सी, सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1 और इसे मल्टीप्लाई करना है 20,000 से, या 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1। क्लियर हो रहा है ना दोस्तों? देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है स्टेप नंबर 2 में, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20,000 रुपीज से। 20,000 रुपीज से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 20,000 इज द लोएस्ट कैपिटल पर यूनिट। ये जो तीनों पार्टनर्स है ना, ये तीनों पार्टनर में 20,000 रुपीज जो कैपिटल पर यूनिट है, ए का जो कैपिटल पर यूनिट है वही लोएस्ट है, वही सबसे कम है, उसे हमने एज अ बेस लिया है और उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो सी के केस में क्या होगा? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो अगेन यहाँ पे 20,000 ही आंसर आएगा। ओके दोस्तों, स्टेप नंबर 4 आप
फिर एक बार समझिए, इस स्टेप में क्या करना है हमें, टेक लोएस्ट कैपिटल पर यूनिट एज अ बेस एंड मल्टीप्लाई इट बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो लोएस्ट कैपिटल पर यूनिट है वो लेना है और उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी नंबर्स आएंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं फोर्थ स्टेप में। ठीक है, अगर फोर्थ स्टेप अभी भी आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप इस वीडियो को थोड़ा बैक ले जाइए, उसको रिवाइंड कर सकते हैं, देखिए। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फोर्थ स्टेप होने के बाद आएगा स्टेप नंबर 5, और स्टेप नंबर 5 में हमें मिलेगा सरप्लस कैपिटल। तो ये सरप्लस कैपिटल कैसे मिलेगा देखो दोस्तों, तो ये सरप्लस कैपिटल मिलता है स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 4 करने से। ओके, फिफ्थ स्टेप में हमें मिलने वाला है सरप्लस कैपिटल, और सरप्लस कैपिटल कैसे मिलेगा, इसके लिए हमें स्टेप नंबर 1 जो है ना, ये स्टेप नंबर 1, इसमें से माइनस करनी है स्टेप नंबर 4 की जो भी अमाउंट है। तो अभी देखिए ए के केस में क्या होगा, ए जो पार्टनर है इसका स्टेप नंबर 1 में जो कैपिटल बैलेंस है 60,000 रुपीज, और स्टेप नंबर 4 में जो अमाउंट है ये भी 60,000 रुपीज है। तो ए के केस में क्या होगा, 60,000 माइनस 60,000, तो बैलेंस क्या आएगा, 60,000 माइनस 60,000, ऑब्वियसली नील। राइट, तो ए का जो सरप्लस कैपिटल है वो आ गया नील। ठीक है, ए का सरप्लस कैपिटल हो गया नील। अभी बी के केस में देखिए, बी के केस में क्या करना है, बी का स्टेप नंबर 1 में जो अमाउंट है ये है 48,000, और स्टेप नंबर 4 में जो अमाउंट है ये है 40,000 रुपीज। ठीक है, तो 48,000 माइनस 40,000 करना है, तो 48,000 माइनस 40,000, 8,000 रुपीज बैलेंस आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी का सरप्लस कैपिटल आया 8,000 रुपीज। ठीक है, सिमिलरली सी, सी का देखिए, फर्स्ट स्टेप में अमाउंट है 30,000 और फोर्थ जो स्टेप है उसमें अमाउंट है 20,000। तो 30,000 माइनस 20,000 गिव्स अस 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि सी का सरप्लस कैपिटल आया 10,000 रुपीज। ठीक है, तो दोस्तों आप अभी स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि सरप्लस कैपिटल हमें मिला है, बट सरप्लस कैपिटल मिला है दो पार्टनर का। ए का तो नील हो गया, बी का सरप्लस कैपिटल है 8,000 और सी का सरप्लस कैपिटल है 10,000। तो अभी अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ना कि बी और सी ये दो पार्टनर है, इन दोनों में किसका सरप्लस कैपिटल है, क्योंकि अभी हम जिस स्टेप पे है ना, मैं अभी आपको दिखाता हूं हम कहाँ पे, ये जो स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन कैश है ना, स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, इस स्टेटमेंट में हम अभी इस स्टेप पे है, यहाँ पे कैश अवेलेबल कैश है 6,000 रुपीज, और हमें पेमेंट करना है कैपिटल अकाउंट्स का। तो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन आ सकता है ना कि ये 6,000 रुपीज किसे पे करना है बिटवीन बी एंड सी, क्योंकि हमें ये जो पेमेंट करना है ये पेमेंट करना है एज पर सरप्लस कैपिटल मेथड। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि जिस पार्टनर का सरप्लस कैपिटल होगा उसे हमें पेमेंट करना होता है। तो अभी ये जो स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल है ना, इस स्टेटमेंट में हमें दोनों पार्टनर का सरप्लस मिला है, बी का 8,000 और सी का 10,000। तो ये जो सरप्लस मिला है मतलब हमें दोनों पार्टनर को पेमेंट करना पड़ेगा ना, बट अगर कैश अवेलेबल नहीं तो इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हमें अभी बी और सी इन दोनों में किसका सरप्लस कैपिटल आता है ये फाइंड करना होगा, बी और सी दोनों में। तो इसे कैसे करना है देखो दोस्तों, अभी जो सरप्लस कैपिटल मिला है हमें फिफ्थ स्टेप में 8,000 एंड 10,000, यही अभी कैपिटल एज ए कैपिटल मानेंगे। और हमने जो ये स्टेप किए है ना, इस स्टेप में स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4, यही स्टेप हमें रिपीट करनी है। तो अगर यही स्टेप हम रिपीट करेंगे तो हमें किसी एक पार्टनर का सरप्लस कैपिटल मिलेगा। अभी वो कैसे मिल रहा है देखो दोस्तों, अभी जैसे मैंने बोला कि हमें यही स्टेप रिपीट करने हैं, तो हमें फर्स्ट स्टेप में तो बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट लिए थे, वो बैलेंसेस नहीं लेने हैं हमें, अभी यही बैलेंसेस कंसिडर करने हैं 8,000 एंड 10,000। ठीक है, यही बैलेंसेस है, क्योंकि हमें डिसाइड करना है बी और सी ये जो दो पार्टनर है, इन दो पार्टनर में किसका सरप्लस कैपिटल है। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना है नेक्स्ट स्टेप में।
अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना है सिर्फ दो ही पार्टनर का, क्योंकि ए का जो सरप्लस कैपिटल है वो नील हो गया। तो ये जो दो पार्टनर है बचे हुए, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा, 2:1, क्योंकि 3 मतलब जितना भी प्रॉफिट है उसमें से 3 शेयर तो ए को ही जाते थे, 2 शेयर बी को मिलते थे, 1 शेयर सी को मिलता था। तो बिकॉज ऑफ दैट बी एंड सी का रेशियो क्या बन गया, 2:1। ओके, इसलिए हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना है सिर्फ बी और सी के कॉलम में ही। हम बी और सी के कॉलम में ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टेप नंबर 5 है ना दोस्तों, इसमें सरप्लस कैपिटल आया है दो पार्टनर का, बी एंड सी दोनों का ही आया, ए का नील हो गया, इसीलिए हम सिर्फ उनका ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेंगे। तो इसके बाद हमें कैपिटल पर यूनिट कैलकुलेट करना है, और आप जानते हैं कि कैपिटल पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होता है। ये जो नंबर है 8000, इसे हमें डिवाइड करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो हमें मिलेगा कैपिटल पर यूनिट। तो अगेन यहाँ पे अ, अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो दोस्तों, स्टेप नंबर 5 डिवाइडेड बाय स्टेप नंबर 6 होगा। तो स्टेप नंबर 5 में 8000 अमाउंट है और यहाँ पे 2, तो 8000 डिवाइडेड बाय 2 ये आएगा 4000, राइट। और सी के केस में 10,000 डिवाइडेड बाय 1, ये नहीं, सॉरी, जो अभी ये जो स्टेप है ना, इसमें हम कैपिटल पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं, बराबर है। 10,000 डिवाइडेड बाय 1, कैपिटल पर यूनिट आएगा 10,000। मतलब बिटवीन बी एंड सी कैपिटल पर यूनिट 4,000 एंड 10,000 आ गया। अभी अगेन जिसका भी कैपिटल पर यूनिट लोएस्ट है, कम है, वो एज अ बेस लेना है। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि बिटवीन बी एंड सी, बी का कैपिटल पर यूनिट लोएस्ट है, सबसे कम है, तो उसे हमें एज अ बेस लेना है। तो लोएस्ट कैपिटल पर यूनिट, यहाँ मैंने वर्डिंग किया है सीपीयू, सीपीयू स्टैंड्स फॉर कैपिटल पर यूनिट। तो लोएस्ट कैपिटल पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे 4,000 रुपीज लोएस्ट कैपिटल पर यूनिट है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2, तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पे आएगा 8,000 रुपीज आएगा बी के कॉलम में। और सी के कॉलम में 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 4,000 ही आएगा। ठीक है। अब भी ये जो हमें लोएस्ट कैपिटल पर यूनिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिले हैं 8,000 एंड 4,000, अभी इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये जो स्टेप नंबर 5 में सरप्लस कैपिटल आया था ना उससे। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, हमें एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल मिलेगा किसी एक पार्टनर का। तो एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल यहाँ पे हमें ऐसे मिलेगा स्टेप नंबर 5 माइनस स्टेप नंबर 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 5 में बी का अमाउंट है 8,000 और स्टेप नंबर 8 में भी सेम अमाउंट है 8,000। तो 8,000 माइनस 8,000 अमाउंट आएगी नील। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बी का एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल नील है। और अभी सी के केस में देखिए, सी के केस में क्या होगा, स्टेप नंबर 5 में सी के अमाउंट है 10,000 और उसमें से माइनस करने हैं हमें 4,000, मतलब स्टेप नंबर 5 माइनस स्टेप नंबर 8। तो स्टेप नंबर 5 10,000 माइनस 4,000 गिव्स अस 6,000। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सी का एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल रुपीज है 6,000। मतलब सी का एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल आया है 6,000 रुपीज। अब भी जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब भी पार्टनर्स में पेमेंट होता है, जब भी हम पार्टनर्स में पेमेंट करने जाते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे इस स्टेप में है ना, तो इस स्टेप में हमें पार्टनर्स में कैश डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो जब भी हमें पार्टनर्स में कैश डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है और वहां पे सवाल आता है कि ये जो कैश अवेलेबल है, ये कैश सबसे पहले किसे पेमेंट करना है इस कैश का, और ये कैश सबसे पहले किसे पेड करनी चाहिए, ये सवाल जब आता है तो इस सवाल का आंसर हमें ढूंढना होता है ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट में, और इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। और जिस पार्टनर का सरप्लस कैपिटल होगा उसे हम सबसे पहले पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हमें सबसे पहले 6,000 रुपीज पे करने हैं सी को। देखो दोस्तों, वन मोर टाइम, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले
₹6,000 पे करने हैं। किसे पेमेंट करना है? ₹6,000 सबसे पहले पे करने हैं पार्टनर सी को। तो यहाँ पे हाईलाइट करता हूं मैं, ये जो ₹6,000 है ना, ये हो गया सरप्लस कैपिटल, या इसे हम एब्सोल्यूट सरप्लस भी कहेंगे। ये पे करना है। ये पेमेंट होने के बाद हमें पेमेंट करना है ये जो सरप्लस आया ना इस स्टेप में। बट यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि ये जो ₹10,000 सरप्लस था ना सी का, उसमें से ₹6,000 तो हम अभी पे कर रहे हैं ना, यहाँ यही पे पेमेंट हो रहा है ₹6,000 का। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होता है, ये इस स्टेप पे जो भी बैलेंस आया ना सरप्लस कैपिटल, इसमें कितना आया देखो, 10,000 प्लस 8,000, 18,000 आया ना। तो ये 18,000 में से हम 6,000 माइनस करेंगे, और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो बी एंड सी, ये दो पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट अप टू दी 18,000 ओनली। मतलब देखो दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल है ना, इसमें ये जो स्टेप नंबर 5 है, तो ये स्टेप नंबर 5 में जो भी सरप्लस कैपिटल आता है ना पार्टनर का, तो वो अमाउंट पहले उन दो पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उसके बाद ही ए को पेमेंट मिलेगा। क्योंकि हमने डिस्कस किया कि जिस पार्टनर का सरप्लस कैपिटल होता है उसे पहले पेमेंट होगा। ओके, और जिस पार्टनर का सरप्लस कैपिटल होता ही नहीं उसे पेमेंट नहीं होगा क्या? नहीं, उसे पेमेंट होगा। बट कब पेमेंट होगा? जब हम ये सरप्लस कैपिटल पे करेंगे ना, उसके बाद पेमेंट होगा ए को। क्योंकि ये करंट क्वेश्चन में बी और सी, ये जो दो पार्टनर है, इन दो पार्टनर का ही सरप्लस कैपिटल आया है। दोस्तों आगे भी हम ये डिस्कस करेंगे स्टेप, बट सबसे पहले आई थिंक ये चीज तो क्लियर है कि सबसे पहले हमें ₹6,000 पे करने हैं सी को। ठीक है, हाँ। तो अभी ये जो स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश हम सॉल्व कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैश अवेलेबल है 6,000, और एज पर दी स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल हमें सबसे पहले ₹6,000 पे करने हैं सी को। मतलब ये जो ₹6,000 अवेलेबल है, ये हम अभी सी को, पार्टनर सी को पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वर्डिंग ऐसे करेंगे, लेस पेड टू सी, और ये जो अमाउंट है ₹6,000, ये सब्ट्रैक्ट होगी कैश कॉलम में। इनकम टैक्स कॉलम, क्रेडिटर्स कॉलम, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम। ए को भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बी को भी नहीं कर रहे हैं, अभी हम पेमेंट करने जा रहे हैं डायरेक्टली सी को। सी को क्यों पेमेंट कर रहे हैं? क्योंकि सी का सरप्लस कैपिटल आया है, और कितना आया है? ₹6,000, इसलिए हम उसे ₹6,000 पे कर रहे हैं सबसे पहले। तो ये ₹6,000 का पेमेंट होने के बाद ऑब्वियसली कैश नील होगा, क्योंकि ₹6,000 अवेलेबल कैश थी, टोटल हमने पे कर दी सी को। तो 6,000 माइनस करने के बाद कैश नील हो गई, उसके बाद इनकम टैक्स नील, क्रेडिटर्स भी नील है क्योंकि उनका पेमेंट हो चुका है। देन ए 60,000, बी 48,000, और सी 24,000 हो गया, क्योंकि 30,000 में से हमने ₹6,000 पे कर दिए। तो ये ₹6,000 पे होने के बाद हमारे पास अभी पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस है 60,000, 48,000 एंड 24,000। ठीक है, अगेन हमारे पास कैश नहीं है, कैश टोटली पेड कर दिए हमने। तो आगे देखते हैं कि आगे कुछ रियलाइजेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 10 अप्रैल का रियलाइजेशन लिया था, अभी हमें रियलाइजेशन लेना है 25 अप्रैल का, और 25 अप्रैल पे सेकंड रियलाइजेशन हुआ है, और सेकंड रियलाइजेशन से हमें ₹18,000 मिल रहे हैं। तो डेट कॉलम में हम डेट रिकॉर्ड करेंगे 25 अप्रैल 2021, और पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे सेकंड रियलाइजेशन, एंड कैश अवेलेबल फ्रॉम सेकंड रियलाइजेशन इज 18,000। ठीक है, ₹18,000 कैश अवेलेबल हुई है सेकंड रियलाइजेशन से। अभी ये जो ₹18,000 है, अगेन क्वेश्चन आता है कि ये किसे पेमेंट करना है। तो अगेन इसका आंसर कहाँ पे है दोस्तों? इसका आंसर है स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल में। तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया कि एब्सोल्यूट सरप्लस सबसे पहले पे करना है, तो एब्सोल्यूट सरप्लस पे किया ना हमने सी का कैपिटल ₹6,000 से सी को पे कर दिए।
अभी देखो दोस्तों, ये जो स्टेप नंबर 5 है, इसमें हमें मिला था सरप्लस कैपिटल। तो यहाँ पे हमने सरप्लस कैपिटल दो पार्टनर का मिला था, एक का बी का 8,000 और सी का 10,000। तो ये 10,000 में से 6,000 रुपीज यहाँ पे पेड हो गए, क्योंकि वो एब्सोल्यूट सरप्लस आया था ना। देखो दोस्तों, वन मोर टाइम, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, इसमें ये जो स्टेप है ना, पेमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल, जहां पे दो पार्टनर का सरप्लस आता है, यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये क्लियर हो गया ना, तो पूरा टॉपिक आपके लिए बहुत इजी है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, सरप्लस कैपिटल 8,000 प्लस 10,000 था ना। तो अभी यहाँ पे सॉरी, 8 प्लस 10 ये था। तो 10,000 जो सी का सरप्लस था, उसमें से 6,000 रुपीज हमने ऑलरेडी यहाँ पे पे कर दिए हैं। तो हम 10,000 माइनस 6,000 करेंगे, मतलब 10,000 में से 6,000 हमने पे किया ना। तो बचे कितने इसके, सी को 4,000 ही देना है ना सरप्लस। ओके, देखो दोस्तों, एब्सोल्यूट सरप्लस 6,000 पे हुआ है। अभी जो सरप्लस कैपिटल है ना, सरप्लस कैपिटल बी का था 8,000, सी का था 10,000। तो सी का जो 10,000 सरप्लस कैपिटल था, उसमें से 6,000 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुके हैं हम। तो बचे कितने, 10,000 माइनस 6,000, सिर्फ 4,000 बचे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आगे हम 8,000 रुपीज बी को पे करेंगे और 4,000 रुपीज सी को पे करेंगे। ओके, तो अभी जो यहाँ पे सिचुएशन है ना, 18,000 रुपीज कैश है, इसमें से हम बी एंड सी दोनों को पेमेंट करने जा रहे हैं। कितना पेमेंट होगा, तो हमने डिस्कस किया यहाँ पे, देखो दोस्तों, कि बी को हम 8,000 पे करेंगे और सी को कितना पेमेंट करेंगे, सी को हम पेमेंट करेंगे 4,000। 4,000 ही क्यों पे करेंगे, क्योंकि ये जो 10,000 सरप्लस कैपिटल था, उसमें से 6,000 हमने ऑलरेडी पे किए हैं सी को। तो 10,000 माइनस 6,000 से 4,000 बचे। इसीलिए हम अभी 8,000 बी के और 4,000 सी के, ऐसे 12,000 रुपीज पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैश कॉलम में लिखेंगे माइनस 12,000। तो 18,000 में से 12,000 पेमेंट करने जा रहे हैं हम। और पेमेंट कैसे होगा, ए को तो अभी कुछ पेमेंट होगा ही नहीं, अभी पेमेंट हो रहा है, बी को 8,000 पे कर रहे हैं और सी को 4,000 रुपीज पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 12,000 रुपीज ऐसे पेमेंट हो रहा है। अभी ये इस स्टेप के बाद 18,000 में से 12,000 सब्ट्रैक्ट हो गए। तो 18,000 में से 12,000 पेमेंट होने के बाद बचे कितने, 6,000 रुपीज। इनकम टैक्स ऑलरेडी नील है, क्रेडिटर्स नील है। उसके बाद ए का कैपिटल 60,000 है और अभी बी का कैपिटल 48,000 माइनस 8,000, ये आ गया 40,000। और सी का कैपिटल आ गया 24,000 माइनस 4,000, 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप अभी ऑब्जर्व कर सकते हो कि पार्टनर्स के जो कैपिटल है ना, अभी ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में है, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए का कैपिटल है 60,000, बी का कैपिटल है 40,000 और सी का कैपिटल है 20,000। जैसे ही दोस्तों पार्टनर्स के जो कैपिटल है, ये कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आते हैं, उसके बाद जो भी अवेलेबल कैश है, वो कैश हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, वन मोर टाइम, देखो, जैसे ही पार्टनर्स के कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आते हैं, तो मैंने बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में हमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। तो आप ओरिजिनली देख सकते हो कि ये जो कैपिटल है ना, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है ही नहीं है पार्टनर के। ओके, बट जैसे ही पार्टनर्स के कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आते हैं, उसके बाद जो भी कैश अवेलेबल होगी, वो कैश हमें सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इस स्टेप पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 6,000 रुपीज अवेलेबल है। तो ये 6,000 रुपीज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेस पेड पार्टनर्स इन रेशियो। तो टोटल 6,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जैसे कि हम जानते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। तो 3:2:1 रेशियो में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3,000, 2,000 एंड 1,000। और ये पेमेंट होने के बाद कैश नील हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास अभी कैश बैलेंस नहीं है।
इनकम टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है, उसके बाद क्रेडिटर्स ऑलरेडी पे हो चुके हैं, और जो ए का कैपिटल आएगा वो आएगा 60,000 माइनस 3,000 57,000, बी का आएगा 40,000 माइनस 2,000 38,000, और सी का आएगा 20,000 माइनस 1,000 19,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये पार्टनर्स को पेमेंट होने के बाद भी उनके जो कैपिटल बैलेंसेस है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही है। इसके बाद हमारे पास कुछ कैश अवेलेबल नहीं है, तो देखते हैं कि आगे कुछ रियलाइजेशन है भी या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 मई 2021 को थर्ड रियलाइजेशन है, जिससे हमें 42,000 रुपीज अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये रियलाइजेशन लेते हैं। डेट के कॉलम में आप लिखेंगे 14 मई 2021, और पर्टिकुलर्स के कॉलम में थर्ड रियलाइजेशन, और थर्ड रियलाइजेशन क्या अमाउंट है 42,000। तो 42,000 दोस्तों आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग्स ऑल द पार्टनर। ये जो सारे पार्टनर्स है, ये सारे पार्टनर्स में आप ये 42,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और दोस्तों आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि पार्टनर्स का रियलाइजेशन लॉस क्या आ रहा है। क्योंकि देखो दोस्तों, ये जो थर्ड रियलाइजेशन है ना, जिससे हमें 42,000 रुपीज अवेलेबल हो रहे हैं, ये 42,000 रुपीज आप ए, बी एंड सी, ये तीनों पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आप स्टेप करोगे ना, एक पेमेंट का माइनस करके रखेंगे, फिर कैश नील होगा, और ए का बैलेंस 57,000 है, 57 माइनस अमाउंट पेड टू ए, देन 38,000 माइनस अमाउंट पेड टू बी, 19,000 माइनस अमाउंट पेड टू सी, ये करना है। और आपको दोस्तों जरूर लिखना है कि रियलाइजेशन लॉस आपका क्या आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों ये था स्टेप टू स्टेप एक्सप्लेनेशन टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। दोस्तों मेक श्योर दैट आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और आपको ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है रियलाइजेशन लॉस। जो भी रियलाइजेशन लॉस आ रहा है वो रियलाइजेशन लॉस आपको कमेंट